गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर। तो आज हम पढ़ेंगे नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है। एन डी NDC। ठीक है। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन एक पॉलिसी था गवर्नमेंट के द्वारा। तो इनका जो मेन मुद्दा था वो था प्रोपेल एंड सिक्योर इंडिया यूनिवर्सली ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, मतलब थ्रू आउट द इंडिया अच्छे से, मतलब विलेज सिटी या फिर जहाँ पर भी कोई यूनियन टेरिटरी है या फिर कोई जो आइलैंड है जैसे कि अंडमान निकोबार, ये सब इनको क्या इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना आपस में। ठीक है। और ये कब आया था? 2018 में। NDCP बोलते हैं इसको। ठीक है। NDCP 2018, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी। ठीक है। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी। तो इनका देखो, इनका कुछ ऑब्जेक्टिव्स था। ठीक है। इनका कुछ ऑब्जेक्टिव्स था, जैसे कि ब्रॉडबैंड फॉर ऑल, मतलब सबके लिए, सबके लिए वो प्रोवाइड कराना, ब्रॉडबैंड इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड कराना। जो मेन इसका पॉइंट था वो था डिजिटल डिवाइड को दूर करना। डिजिटल डिवाइड किसको बोलते हैं? मान लो कि एक आदमी को इंटरनेट के बारे में थोड़ा बहुत मतलब सब कुछ पता है, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट्स वगैरह टेक्नोलॉजिकल जो डेली डे टू डे हम यूज़ करते हैं उनके बारे में पता है, और एक आदमी क्या, उनको कुछ नहीं पता या फिर बहुत ही मिनिमम चीज़ पता है। तो उनमें क्या होता है कि एक डिवाइड पैदा हो जाता है, मतलब उनके नॉलेज के बीच में एक डिवाइड आ जाता है। उसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। ओके। तो ये था इनका मोटो, मतलब ऑब्जेक्टिव्स था कि ब्रॉडबैंड फॉर ऑल या फिर डिजिटल डिवाइड को हटाना। फिर क्रिएटिंग 4 मिलियन एडिशनल जॉब्स इन द डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर, मतलब जैसे कि फाइबर ऑप्टिकल्स को मेंटेनेंस, अंडर द सी उसको बिछाना, कैसे उसको कनेक्ट किया जाता है एक कंटिनेंट से दूसरा कंटिनेंट। फिर उनका जो टावर नेटवर्किंग वगैरह का जो सिस्टम है उनमें कुछ जॉब्स वगैरह जनरेट करना। ठीक है, ताकि इकोनॉमिकल बूस्ट भी मिले इनसे। फिर इन्हांसिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर टू 8%, मतलब पहले क्या होता था, GDP का 6% ओनली यूज होता था। ठीक है, ओनली 6%। अब क्या उनका टारगेट किया गया कि GDP का 8% यूज करेंगे हम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अब का टारगेट क्या है, ये है 6, पहले था 6%, अब का है 8%। ये 8% ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोपेलिंग इंडिया टू द टॉप 50 नेशन इन द ICT डेवलपमेंट इंडेक्स ITU फ्रॉम 134 इन 2017। अभी मतलब 2017 में 134 था, अभी भी उतना ही पीछे है शायद, मतलब उतना आगे नहीं गया है, 130 ऐसा कुछ है। तो मतलब इसको टारगेट था कि टॉप 50 नेशंस में लाना। ठीक है। फिर है एनहांसिंग इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वैल्यू चेन, मतलब ग्लोबल वैल्यू जो बोलते हैं ना, विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु बनने के कगार पे है, तो वो उनको प्रोमोट या फिर उनको एनहांस करने में इसका मतलब क्रिटिकल भूमिका रहना चाहिए। फिर एनश्योर डिजिटल सॉवरेनिटी, मतलब डिजिटल सॉवरेनिटी मतलब क्या है कि कोई कोई जगह पे क्या होता है कि फिल्टर होता है, कि गेट कीपर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने। गेट कीपर क्या करता है कि जैसे कि कौन सा इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचना चाहिए या फिर किसी तक पहुंचना चाहिए, वो फिल्टर कर देता है, उनका फेवर वाला चीज़ें ही पहुंचने देते हैं, जो बाकी जो अगेंस्ट वाला है उनको बीच में ही छाट देते हैं या फिर अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इंश्योरिंग डिजिटल सोवरेनिटी, मतलब सबका हक होना चाहिए, फंडामेंटल राइट जैसा होना चाहिए डिजिटल। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि गूगल पे कुछ सर्च करोगे वगैरह, ये सब इनमें क्या होता है, सबका राइट्स होना चाहिए, इक्वल राइट्स। फिर गवर्नमेंट का डेटा, कौन सा गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है, कौन कितना GDP का कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना खर्च रहा है, ये सब चीज़ें मतलब आम पब्लिक को, आम सिटीजन को प्रोवाइड कराना, ये है डिजिटल सॉवरेनिटी। फिर है फीचर्स इनका कुछ, प्रोवाइड यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एट 50 Mbps टू एवरी सिटीजन, मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है, मतलब ये टारगेट था 50 Mbps। प्रोवाइड 1 Gbps कनेक्टिविटी टू ऑल ग्राम पंचायत बाई 2020 एंड 10 Gbps बाई 2022, मतलब 2022 तक 10 Gbps इसको स्पीड मतलब ले जाना है ग्राम पंचायत के लिए। इंश्योर कनेक्टिविटी टू ऑल अनकवर्ड एरियाज, जैसे कि हाई ऑल्टीट्यूड वाला, जैसे लद्दाख हो गया, या फिर कोई कोई बिछड़ा हुआ कोई गांव है,
या फिर कुछ ऐसा जगह है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का बहुत जगह अभी भी उतना डेवलप नहीं है बॉर्डर एरिया में, तो उन सब चीज़ों को भी कवर करना। फिर आता है अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट्स ऑफ यूएसडी 100 बिलियन इन द डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर। मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट होता है ना इंडिया का, मतलब इंडिया का जीडीपी में एक्सपोर्ट का बहुत कंट्रीब्यूशन है। अभी तो 1 बिलियन अचीव किया शायद, सॉरी 100 बिलियन अचीव किया शायद एक्सपोर्ट में। तो उनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है सर्विस एक्सपोर्ट का। जैसे कि हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है टीसीएस बोल के एक कंपनी है, आपको पता होगा। टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस सॉफ्टवेयर का है। फिर टेक महिंद्रा, फिर विप्रो, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, ये सब बहुत ही मतलब इंडिया का जीडीपी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है ये लोग। तो इनका क्या है कि सर्विस सेक्टर में मतलब ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह बना के मेंटेन करके ये लोग जो बेचते हैं ना दूसरा देश को, तो इनका कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को भी मिलता है। क्योंकि ये मतलब इंडियन बेस्ड कंपनी है, मतलब इंडिया का कंपनी है ये। ना कि जैसे कि गूगल अमेरिका बेस्ड कंपनी है, वैसे नहीं है। इन्फोसिस वगैरह इंडियन कंपनी है। तो उनका जो प्रॉफिट होता है ना वो इंडिया गवर्नमेंट को भी जाता है कुछ एक परसेंट। तो वही से मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 बिलियन तक जनरेट कर, मतलब सिर्फ सर्विस सेक्टर में 100 बिलियन तक जनरेट करने का टारगेट है डिजिटल कम्युनिकेशन में। ठीक है। ट्रेन 1 मिलियन मैन पावर फॉर बिल्डिंग न्यू एज स्किल। वो जो मतलब नया हमारा अपकमिंग जनरेशन आ रहा है उनको ये यूज टू कराना है, और ये कैसे चलाना है, कैसे सर्विस करना है इनका, ये सब के बारे में भी एक ट्रेंड फोर्स होना चाहिए। एक स्किल्ड लेबर ट्रेंड फोर्स होना चाहिए। तो उनको भी मतलब उनका स्किल वगैरह एनहांस करने के लिए भी कुछ एम रखा गया है। एक्सपेंड आईओटी इकोसिस्टम टू 5 बिलियन कनेक्टेड डिवाइस। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? कनेक्टिविटी है, मतलब 10 12 या फिर 100 1000 1 करोड़ डिवाइस में कनेक्टिविटी, आपस में कनेक्ट रहे कुछ एक मीडियम के थ्रू, या फिर कुछ एक सिग्नल के थ्रू, या फिर कुछ एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, तो उसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। Establish a comprehensive data protection regime for digital communication that safeguards the privacy और autonomy and choice of individuals। मतलब है कि एक प्रोटेक्शन ऐसा लाना है लॉ वगैरह इन्फोर्स करके कि लोग सुरक्षित महसूस कर सके, ना कि कभी भी डेटा लीक हो जाए या फिर कुछ टेक्निकल ब्रिज के कारण हैकर्स इजीली हैक कर रहा है, वैसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है। फैसिलिटेट इंडियाज इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी में इंडिया का रोल बढ़ाना। फिर एनफोर्स अकाउंटेबिलिटी थ्रू appropriate institutional mechanism ensure citizens to safe and secure digital communication infrastructure and services। मतलब डिजिटल वही है जो पहले वाला पॉइंट था ना, एस्टेब्लिश कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब जो डेटाबेस वगैरह है वो इंडिया में ही एस्टेब्लिश करना है, ताकि बाहर मतलब बाहर लीक होने का या फिर कुछ डेटा को मिसयूज करने का खतरा ना रहे, तो उनके बारे में भी स्टेप लेना एक एम है इनका। नाउ द स्ट्रेटेजी। established a NDG, नेशनल डिजिटल ग्रिड। ठीक है। ग्रिड मतलब क्या है? जैसे कि देखे होंगे आप, इलेक्ट्रिक वगैरह आता है ना, ट्रांसमिट होता है एक कोई भी पावर प्लांट से, या फिर वाटर जो होता है, जहाँ पर क्या टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, वहाँ से क्या होता है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जनरेट होके कहीं एक स्टोर होता है, स्टोर से सप्लाई, मतलब वो सप्लाई होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो डिस्ट्रीब्यूट किससे होता है? ग्रिड से होता है वो। एक ग्रिड से, बड़ा ग्रिड से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वैसा ही एक डिजिटल ग्रिड बनाना इसका स्ट्रेटेजी था। ठीक है। थ्रू नेशनल फाइबर अथॉरिटी। फाइबर अथॉरिटी मतलब फाइबर ऑप्टिक्स के क्योंकि ये ब्रॉडबैंड वाला सर्विस है ना, ब्रॉडबैंड रिलेटेड सर्विस है। तो ब्रॉडबैंड किस पे चलता है? फाइबर ऑप्टिक्स पे, फाइबर ऑप्टिकल केबल जिसको बोलते हैं, या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल जिसको बोलते हैं। तो वही NFA एक गवर्नमेंट बॉडी है, उनके कोलाबोरेशन में एक NDG नेशनल डिजिटल ग्रिड बनाने का एक मतलब इनिशिएटिव है। फिर एस्टेब्लिशिंग establishing common service ducts and utility corridor in all new cities highways road projects। मतलब कॉमन सर्विस डक्ट मतलब जहाँ से तुम इसका मतलब एक ऐसा हब या फिर स्टेशन बोल सकते हो जहाँ पे सर्विस होगा, मतलब एक एरिया का हब हो गया। मतलब मान लो कि पूरा बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का एक हब हो गया
कहीं पे बोलपुर में मान लो, तो वो ऐसा एक हर जगह पे एक सेंटर या फिर हब होना चाहिए सर्विसिंग के लिए। फिर क्रिएटिंग अ कोलैबोरेटिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बिटवीन सेंटर स्टेट्स लोकल बॉडीज फॉर कॉमन राइट्स वे टू स्टैंडर्डाइजेशन कॉस्ट एंड टाइमलाइन। मतलब ये जो यूज़ करेगा ना 50, अभी ग्राम पंचायत जो यूज़ करेगा मतलब ग्रामीण एरिया में कि 50 Gbps, 100 Gbps, जो भी सॉरी 10 Gbps, फिर 1 Gbps, वो जो है लिमिट, तो उनके लिए तो कुछ तो मिनिमम कॉस्ट तो चार्ज करेगा ना गवर्नमेंट, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना थोड़ा उतना मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है गवर्नमेंट के लिए। तो जो वो कॉस्ट वगैरह रहेगा उनका, प्लान्स रहेगा, तो वो क्या होगा, कोई एक रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए कि जो वो कंट्रोल करे कि उनका सर्विस कब कराना है, कैसे सर्विस देना है, स्टाफ कैसे रिक्रूट करना है, और जो पेमेंट होगा वो क्या होगा। तो ये सब के लिए लोकल बॉडी स्टैंडर्डाइज्ड कॉस्ट, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड कॉस्ट वगैरह निर्धारण करेगा। फिर रिमूवल ऑफ बैरियर्स टू अप्रूवल एंड फैसिलिटेटिंग डेवलपमेंट ऑफ ओपन एक्सेस नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क। मतलब बैरियर्स को रिमूव करना, जैसे कि डिजिटल नेटवर्क में बैरियर्स क्या क्या होता है। मान लो कि कोई एक तो हो गया डायरेक्टली तार के ऊपर कुछ गिर गया, तार टूट गया, वो एक हो गया बैरियर। या फिर मान लो जहाँ से सोर्स है वहाँ पर कुछ खराबी है, मतलब जहाँ से वो इंटरनेट आ रहा है वहाँ पे कुछ खराबी है। तो और भी कुछ बैरियर्स है, कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी इशू होता है, उन सारी चीज़ों को फिक्स करना और ओपन एक्सेस नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क डेवलप करना। ठीक है, ये था नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018। इनका बस ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ऑब्जेक्टिव्स ये वाला तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि 8% करना है जीडीपी का, 6 से 8% करना है एनहांस करके, मतलब 2% का एनहांस करके। और एक है विलेज वाला, जो विलेज पे कितना इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा, कितना स्पीड का। नाउ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वहाँ पर भी एक पॉइंट आया था इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब क्या है, as a physical network, a physical device, network of physical devices, vehicle, home appliances, and other items embedded with electronic software, sensor connectivity, which enables these things to connect। मतलब क्या है कि कुछ ऐसा नेटवर्क जो कि सारे चीज़ों को एक साथ कनेक्ट कर, मतलब कनेक्ट रखे, जैसे गूगल करता है, या फिर मान लो छोटा मोटा एग्जांपल एलेक्सा का जो है ना, एलेक्सा मिनी, तो वो क्या करता है, आपके कंप्यूटर, आपका घर का स्मार्ट लाइट, स्मार्ट फैन, टीवी, मोबाइल वगैरह सब कुछ कंट्रोल करता है। आप उसको एक कमांड दोगे तो वो सारी चीज़ें ऑन ऑफ वगैरह ऑपरेट कर सकता है। कोई रिमाइंडर सेट कर सकता है, अलार्म दे सकता है, मतलब अलार्म सेट कर सकता है। तो क्या हो गया, एक छोटा लेवल पे एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जाम्पल हो गया। अब इसी को बड़ा लेवल पे सोचो कि जैसे कि मान लो कि कभी सीबीटी होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, नेट पे भी सीबीटी होता है, अभी मैक्सिमम चीज़ें सीबीटी होता है। तो सीबीटी इन थ्रू आउट द इंडिया कितने सेंटर्स में होता है ना, हर एक शहर में तो 10-12 सेंटर्स होता है। तो सीबीटी में क्या करता है, कोई भी अगर जो यूपीएससी अगर कंडक्ट करा रहा है, और या फिर मान लो कि आई एनटीए कंडक्ट कर रहा है एग्ज़ाम, जो नेट वगैरह है, तो उनके लिए क्या होता है कि सारे कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। उसी टाइम पे आप एनरोल होगे, उसी टाइम पे आपका क्वेश्चन शो करेगा, सेम टाइम पे सबका एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। अगर टेक्निकल ग्लिच हो गया तो भी वो संभाल लेगा। तो ये क्या हो गया, एक मतलब सेंटर पॉइंट से सारे इतने सारे डिवाइस को कनेक्ट, मतलब कनेक्ट करके कम्युनिकेट कर रहा है आपस में, और कंट्रोल भी कर रहा है। तो ये हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जांपल, मतलब आपस में सारे फिजिकल डिवाइसेस को कनेक्ट करना एक नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन करो। सी। ओके, Susie. इसमें शायद समझाने की बात नहीं है कुछ।
सर सी। सी होगा इसका, क्योंकि देखो इसमें लास्ट में क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस का डिकोड मतलब डिकोडिंग प्रोसेस बोल रहा है, तो फीडबैक तो ऑब्वियसली लास्ट में ही होगा, तो फीडबैक दो में है लास्ट में, और इसमें फर्स्ट में फीडबैक है, मतलब ये तो कट ही जाएगा। और इंटरप्रिटेशन इवेल्युएशन फीडबैक इसमें भी बीच में फीडबैक है, और इनमें देखो इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, दो और इसमें दो और तीन में, तो इनमें इवेल्युएशन पहले ही आ जा रहा है। इवेल्युएट आप करोगे किसको, मतलब किस चीज़ को इवेल्युएट करोगे, उनके लिए तो कुछ होना चाहिए। तो ये देखो सेंसर इन्वॉल्वमेंट, फिर उसको इंटरप्रेट करके इवेल्युएट करता है, फिर फीडबैक। ठीक है, फिर सी है इसका, ये वाला। थ्री। सर ऑप्शन थ्री सी। Okay. Okay, और कोई? ओके, इसका सी होगा, ठीक है। ये गलत है, मतलब ये आंसर गलत है, इसका सी होगा, थ्री। मुझे सुन। सर ऑप्शन फोर। ओके। ऑप्शन फोर। फोर ही होगा इसका, ठीक है। सर एक बार इसको समझा दीजिए ना क्वेश्चन। हाँ समझा देता हूँ। देखो बोल रहा है कि फॉलोइंग मतलब कौन कौन सा पैरा लैंग्वेज का पार्ट है कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब पैरा लैंग्वेज मतलब क्या है, लैंग्वेज है लेकिन मतलब लैंग्वेज के बीच में हम जो यूज़ करते हैं, या फिर लैंग्वेज से एसोसिएटेड है लेकिन डायरेक्ट लैंग्वेज नहीं है, ऐसा टाइप का। मतलब मेरा जो बोलने का तरीका है, मैं दो पूरा जो सेंटेंस बोल रहा हूँ उनके बीच में कितना पॉज है, ये सब चीज़ें पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। मेरा वॉइस कैसा है, जोर से है या फिर धीरे है, स्पीड कितना है मेरा, पिच, ये सब होता है पैरा लैंग्वेज, ठीक है। तो देखो पिच ऑफ द वॉइस ये तो आ जाएगा। नॉइस का कॉन्सेप्ट ही अलग है, तो पैरा लैंग्वेज में है ही नहीं नॉइस, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, बी और सी, देखो बी और सी जिसमें है वो तो नहीं होगा, चार ही होगा। और यूज़ ऑफ पॉज मतलब बोलने का बीच में, मतलब जो दो तीन वर्ड या फिर सेंटेंस बोल रहा हूँ उनके बीच में कितना पॉज है मेरा, ये है यूज़ ऑफ पॉज। फिर है रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पीच, मतलब कितना जल्दी फास्ट बोल रहा हूँ, एंड मेरा वॉल्यूम, जोर से मतलब ऊंचा बोल रहा हूँ या नीचा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया डी, सॉरी ई डी एंड ए, ए डी ई, ठीक है। नॉइस का कंसेप्ट ही अलग है, एक्सटर्नल इंटरनल नॉइस ये अलग होता है, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से आ रहा है, हॉर्न हो सकता है, कुछ कुछ डिस्टरबेंस हो सकता है, बातें हो सकता है इंसान को। इंटरनल मतलब जो आपके अंदर से आ रहा है, जैसे कि कोई साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको भूख लगा है, ये सब इंटरनल और एक्सटर्नल में आता है।
ऑप्शन 2। ओके, एनीवन? सर ऑप्शन 2। टू ही होगा, ठीक है। किसी को समझाने की जरूरत है? हाँ हाँ, एक बार बोल दीजिए। यस सर। ये बोल ये बोल रहा है कि कौन सा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पावरफुल इंडिकेटर है कि क्लासरूम में मिस कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो देखो, पहला वाला है वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट। ये तो मिस कम्युनिकेशन का नहीं है, मतलब वॉल्यूम मतलब क्वेश्चन पूछना या फिर क्वेश्चन थ्रो करना टीचर को, कि रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उन रिलेटेड चीज़ें ही पूछना। तो ये तो मिस कम्युनिकेशन का नहीं हो गया, मतलब ये तो प्रॉपर एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन का हो गया। फिर है वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चंस इररिलेवेंट टू द सब्जेक्ट, मतलब पढ़ा कुछ और है टीचर और वो कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब क्या है, उनको समझ में नहीं आ रहा है बेसिकली। ये वाला हो गया। फिर यॉर्निंग बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यॉर्निंग हो सकता है, मतलब यॉर्निंग मतलब उबासी लेना, ठीक है। तो यॉर्निंग कई भी कारण से हो सकता है, जैसे कि वो अगर टायर्ड है मेंटली तो हो सकता है, या फिर वो अच्छा नहीं लग रहा है तो भी हो सकता है, क्लास उसको अच्छा नहीं लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, या फिर लेक्चर मेथड में भी तो यॉर्निंग आता है, तो ये भी नहीं होगा। पर्पस पर्पसफुली नॉन पार्टिसिपेटिंग मूव बाय द स्टूडेंट, मतलब कुछ पूछ रहा है वो जवाब ही नहीं दे रहा है, या फिर एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं टीचर्स, वो एक्टिव होना नहीं चाहता है स्टूडेंट्स। ये सब आ गया मूड में, मतलब ये भी एक नेगेटिव ही है, लेकिन देखो परफेक्ट फिट बैठ रहा है दो वाला वॉल्यूम क्वेश्चंस, वो ऐसा क्वेश्चन जो इररिलेवेंट है टॉपिक में से। नाउ फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज मतलब एक ऐसा लैंग्वेज या फिर ऐसा कुछ वर्ड्स, सेंटेंस जो कि क्या करता है, एक फिगर को डिस्क्राइब करता है। फिगर डिस्क्राइब इन द सेंस मतलब कुछ एक समझाने की कोशिश करता है, लिटरली उसी मीनिंग में नहीं, कुछ और के थ्रू वो समझाने की कोशिश करता है। तो फिगरेटिव लैंग्वेज का कुछ टाइप्स है, देखो, एक है स्माइल। स्माइल मतलब स्माइल इज अ टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज विच यूज टू कंपेयर वन थिंग अगेंस्ट अनदर। स्माइल मतलब देखो, स्माइल के थ्रू मतलब आप हंस के भी कुछ चीज़ें बयां कर सकते हो आप अपने ओपोनेंट को, या फिर जिससे आप बात कर रहे हो, कि वो हम्म, हमको क्या टोकने के लिए वो मतलब स्माइल करके बात कर रहा है, या फिर वो सच में खुश है, या फिर अप्रिशिएट करने के लिए स्माइल करके बात करता है। तो स्माइल क्या हो गया, एक जेस्चर ऑफ लैंग्वेज हो गया ये, तो इसीलिए उसको फिगरेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। फिर आता है मेटाफर। मेटाफर मतलब कुछ एक, जो बोलते हैं ना मुहावरे, मेटाफोर मतलब मुहावरे। तो मुहावरे के थ्रू आप कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो। मेटाफोर मतलब जैसे कि मान लो होता है ना कि अम, कुछ मुहावरे का एग्जांपल दो। मुहावरे पता होगा ना आपको, जो हाँ हेलो, ये मूवी जीरा। सुनाई नहीं दे रहा ठीक से आपको आवाज। ऊँट के मुंह में जीरा। हाँ ऐसा टाइप का, आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये सब ऊँट के मुंह में जीरा, ये सब टाइप का, ठीक है। इसको मोटा मेटाफोर बोलते हैं। मतलब ऊँट के मुंह में जीरा मतलब वो कुछ नेग्लिजिबल चीज, मतलब नेग्लिजिबल चीज़ है वो, इतना ही छोटा है। फिर बंदर की गले में मोती का हार। बंदर के हाथ में नारियल। हाँ वो सब मतलब क्या है वो, उसका मतलब क्या है, बंदर के हाथ में नारियल का मतलब क्या है, कि वो उस चीज़ के लिए परफेक्ट नहीं है, फिर भी उसको मिल गया ये सब चीज़ें। तो ये मेटाफर के थ्रू हम कुछ वर्ड यूज़ करके कुछ और समझाने की कोशिश कर सकते हैं। फिर आता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मतलब इज अ टर्म विच फीचर्स टू वर्ड्स विच appears टू contradict each other बट मेक सेंस ऑफ सिचुएशन ओवरऑल। मतलब कि मानो द वोमेन इज प्रिटी अगली। प्रिटी मतलब तो हो गया सुंदर, अगली मतलब खराब, मतलब द वुमेन इज प्रिटी अगली मतलब क्या है, लड़की थोड़ी खराब थी, मतलब देखने में थोड़ी खराब थी, ऐसा इसका मीनिंग आता है। लेकिन यहाँ पर अब अगर इसका तोड़ तोड़ के मीनिंग निकालोगे तो प्रीटी मतलब है थोड़ा, अगली मतलब खराब। फिर आता है कि
दैट इंसिडेंट वाज सीरियसली फनी। अब सीरियस मतलब तो अलग हो गया, फनी मतलब अलग हो गया। तो मतलब ये सब चीज़ें। फिर हाइपरबोल, हाइपरबोल मतलब हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच एग्जैजरेट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। मतलब माई ग्रैंड डैड इज एज ओल्ड एज टाइम, मतलब किसी से कंपेयर कर रहा है, मतलब समय जितना पुराना है मेरा ग्रैंड डैड, ये बोलना चाह रहा है, मतलब उसका इतना एज है। फिर आता है, मान लो कि आई डाइड ऑफ एम्बेरसमेंट, मतलब क्या है, मैं शर्म के मारे मर गई, मतलब शर्म से थोड़ी ना मरा वो, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं हाइपरबोल। फिर है एडियम्स, एडियम्स फ्रेजल वर्ब, ये सब तो ग्रामर में आता है। एडियम्स पता है कि वो कुछ जैसे कि रेड हैंडेड, ही कॉट बाय रेड हैंडेड, मतलब कि वो उसी सिचुएशन में पकड़ा गया है। फिर आता है कि रेनिंग कैट्स एंड डॉग, मतलब बहुत जोर से वृष्टि हो रहा है, तो ये सब हो गया एडियम्स। फिर पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन is a type of figurative language. It is used to give an inanimate object, inanimate मतलब एनिमेट और इनएनिमेट होता है। एनिमेट मतलब लिविंग बीइंग, ठीक है, और इनएनिमेट मतलब जो ऐसे ऑब्जेक्ट है। और आइटम्स अ सेंस ऑफ बीइंग अलाइव, मतलब इनएनिमेट थिंग को, मतलब जो जिंदा नहीं है उनको ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है कि वो जिंदा है। देखो, वाई यू आर सो हेवी सूटकेस, मतलब सूटकेस से बात कर रहा है कि तुम इतने भारी क्यों हो। आई थिंक समझ में आया इसको, मतलब क्या बोलना चाह रहा है। फिर फिर बोलता है द ट्रीज आर बेगिंग फॉर वाटर, मतलब ट्रीज क्या भीख मांग रहा है लिटरली, ऐसा नहीं है ना, मतलब ट्रीज को पानी देना चाहिए, मतलब इतना सूख गया कि पानी दो उसको। तो ये है। फिर सिंबलिज्म, symbolism is another form of figurative which express the an abstract idea using an item or words। एग्जाम्पल देखो, we had to put out a red alert, मतलब किसी एक चीज को, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को फिगर मतलब यूज करता है फिगर आउट करने के लिए, एक पर्टिकुलर वर्ड बनाने के लिए या फिर समझाने वाले सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है, सिंबॉलिज्म। फिर आता है एलिटरेशन, ये भी वो फिगरेटिव स्पीच है। रिपीटेशन ऑफ लेटर्स ऑफ साउंड, मतलब एक ही टाइप का जो होता है ना, एक ही टाइप का सिमिलर टाइप का वर्ड। देखो, ईगल्स एंड अप ईटिंग इटर्नल्स, ई से कितना वर्ड है, देखो 4 वर्ड है ना ई से। तो वही सुनने में सिमिलर सिमिलर सा लग रहा है पूरा सेंटेंस, ईगल्स एंड अप ईटिंग इटर्नल्स, मतलब इटर्नल्स मतलब आँत, आते जो होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन। तो ईगल्स खाना खत्म किया वो इंटेस्टाइन खा के, मतलब लास्ट में वो इंटेस्टाइन ही खाया। तो इसका है ईगल्स एंड अप ईटिंग इटर्नल एंट्रल्स। तो सिमिलर सिमिलर सा वर्ड है, इसको ही बोलते हैं एलिटरेशन। फिर ओनोमेटोपोइया, ये क्या है, ये साउंड को डिस्क्राइब करता है थ्रू वर्ड्स, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, धम से कुछ गिरा ऊपर से, या फिर किसी एक पर्टिकुलर आवाज़ को मेंशन करके बोलते हैं कि ऐसे बिजली कड़की। तो इसको बोलता है कि देखो, द घोस्ट जस्ट बू, मतलब भूत पीछे से आया और बू कर, मतलब बू करके डरा दिया उसको। तो बू एक्चुअली आवाज़ नहीं है, वो एक साउंड है, मतलब बू कोई वर्ड नहीं है, वो एक साउंड है। तो ये सब है। और फिर है आपका, मान लो बज, बजिंग साउंड होता है जो, फिर टिंगलिंग साउंड सर होता है। कट होगा। कट, हाँ, मतलब वही सब चीज़ें हैं। ये जो ऐसा कुछ वर्ड्स है जो साउंड से आया है, मतलब साउंड को एक्सप्रेस करते हैं। हिकअप, जो हिचकी बोलते हैं, वो भी होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें होगा। सर कट होगा। कट, हाँ, हो सकता है अगर साउंड है तो, मतलब वो आप किसी वर्ड पे या फिर सेंटेंस पे उस वर्ड को फिट बैठा सकते हो तो वो जरूर होगा, ठीक है। फिर आता है पंस, पंस आर द फॉर्म ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज विच क्रिएट्स अ प्ले ऑन वर्ड, मतलब शब्दों से खेलना। ए हॉर्स इज अ वेरी स्टेबल एनिमल, मतलब क्या है, वो बोल रहा है कि, बोलना चाह रहा है एक्चुअली कि हॉर्स स्टेबल एनिमल नहीं है, ठीक है। ये मतलब ऐसे बोल रहा है कि मतलब समझने वाली बात है ये, है ना, कि हॉर्स तो मतलब जिसको बोल रहा है वो तो सच समझ ही जाएगा कि हॉर्स तो स्टेबल एनिमल नहीं है, फिर वो मजाक मजाक में ही बोल रहा है कि हॉर्स बहुत स्टेबल एनिमल है। फिर आयरनी, आयरनी मतलब कि जो आप बोलते हो करते वो नहीं हो,
मतलब आप बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर देते हो कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं किसी को ठगता नहीं हूँ, मैं किसी का पैसा उधार लेके मतलब पैसा उधार लेके फिर दे देता हूँ। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट। अब क्या करते हो आप रियल लाइफ में? पैसा सबका उधार लेके बैठे हो, फिर झूठ बोलते हो, बातें बनाते हो, बहाने बनाते हो। तो ये सब हो गया आयरॉनी, मतलब ये आयरॉनिक चीज़ है ना? ये बहुत बोलता है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा आयरॉनी है। तो आयरॉनी का मतलब जो बोलते हो आप या जो शो करते हो वैसा करते नहीं हो आप, उसका उल्टा करते हो, अपोजिट टोटली। नाउ क्लीचे। क्लीचे क्या है? पैराफ्रेज और आइडिया दैट हैज बीन यूज्ड सो मेनी टाइम्स दैट इट नो लॉन्गर हैज एनी रियल मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कुछ ऐसे कुछ वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस होता है जो मतलब यूज करके लोग पक गए हैं, तो फिर सुन के उसको बोरिंग लगने लगता है। ठीक है। अगर मैं मान लो कि पढ़ा रहा हूँ साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में घुमा फिरा के आ ही जाता है मोटिवेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ये सब चीज़ें। फिर एरोजल, ये सब चीज़ें आ ही जाता है घुमा फिरा के। तो क्या होता है कि लोग सुन सुन के पक जाता है वो सब चीज़ें। और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अब मोटिवेशन को मैं कैसे और दूसरे तरीके से बोलूँ, है ना? वो एक साइंटिफिक टर्म है ना, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझो तो आप। तो ये सब होता है क्लीचे, मतलब मोटिवेशन द वर्ड इज अ क्लीचे फॉर दैट सब्जेक्ट या फिर फॉर दैट डे, ऐसा होता है। ठीक है, मतलब इतना बार वो मोटिवेशन 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 आ गया है तो वो क्लीचे हो गया है, मतलब उस वर्ड को क्लीचे बोलते हैं। पॉलीसेमी। पॉलीसेमी मतलब क्या है? पॉलीसेमी रेफर्स टू अ वर्ड दैट हैज टू और मोर Sir, सिमिलर मीनिंग। please repeat. हाँ, क्लीचे मतलब क्या है कि मैं कोई मतलब एक दिन में बहुत सारी चीज मतलब बहुत बार सारी बार एक ही वर्ड या फिर एक ही सेंटेंस यूज कर रहा हूँ। तो ये हो गया क्लीचे, मतलब जिस वर्ड को सुन सुन के आप पक गए हो। ठीक है। या फिर मान लो कि एग्जाम दे रहे हो आप और आप चीटिंग कर नहीं रहे हो, ठीक है, फिर भी मतलब आपके क्लास में कोई भी चीटिंग नहीं कर रहा है। तो कोई जो एग्जामिनर होता है वो बार बार आके बोल रहा है कि चीटिंग मत करो, चीटिंग मत करो, मैं कॉपी ले लूंगा, चीटिंग मत करो, मैं कॉपी ले लूंगा, आपका माइनस हो जाएगा। ये सब हो गया क्लीचे, मतलब सुन मतलब 10 मिनट में तो एक बार बोल ही देता है वो। तो ये सब हो गया क्लीचे वर्ड्स, और क्लीचे सेंटेंस। ठीक है। मतलब सर मैं नहीं कर रहा हूँ फिर भी सर बोल रहे हैं नहीं, ये वाला। करने करने वाला तो मैं एग्जांपल दिया, लेकिन बोल हाँ। रहा है ये वाला मैं, मतलब बार बार एक चीज रिपीट करना। बार बार एक ही सिंपली बात बोल सिंपली समझो कि बार বারবার बार একটা কথা শুনে বিরক্ত হয়ে যাওয়া। इरिटेट एग्जैक्टली करना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फिर आता है पॉलीसेमी। पॉलीसेमी रेफर्स टू अ वर्ड दैट हैज टू और मोर सिमिलर मीनिंग, मतलब एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग। ठीक है, मतलब एक ही वर्ड जिसका मीनिंग दो तीन हो सकता है दो तीन जगह पे। ठीक है, जैसे कि मान लो पॉलीसेमी का होता है, एक वर्ड होता है पता है, MINUTE। इसको क्या बोलता है? इसका उच्चारण क्या होता है, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? मिनट। मिनट बोलते हैं ना इसको, MINUT। मिनट। मिनट। मिनट मतलब क्या है? सेकंड से जो बड़ा होता है, घंटे आवर से जो छोटा होता है ना मिनट। अब इसको ही अगर हम थोड़ा सा अलग से बोले, माइन्यूट, MINUT, माइन्यूट। माइन्यूट मतलब लिटिल क्वांटिटी, है ना? माइन्यूट मतलब लिटिल क्वांटिटी, बहुत छोटे क्वांटिटी में। तो ये हो गया, मतलब एक ही वर्ड का बहुत सारा मीनिंग हो गया, सेम स्पेलिंग सेम वर्ड, लेकिन मीनिंग बहुत सारा हो गया उसका। ऐसे बहुत सारे हैं, बैड है, कैड है, और बहुत सारे हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीसेमी, जिसका बहुत सारा मीनिंग हो एक वर्ड का। प्रिज्यूडिस मतलब अंधविश्वास। ठीक है, जो हमें विदाउट एनी प्रॉपर लॉजिक या फिर एक्सपेरिमेंटेशन हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा होगा या फिर ऐसा है सिस्टम इसका, तो इसको बोलते हैं प्रिज्यूडिस। ठीक है। फिर आता है देखो हेजेस। वर्ड्स और phrases used to indicate that we are not really sure what is, मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं वो सफिशिएंटली करेक्ट हो या फिर कंप्लीट हो। जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड है ना जो हम यूज़ करते हैं जब हमें एक्चुअल डेटा या फिर एक्चुअल चीज़ें पता नहीं हो, तब हम यूज़ करते हैं। जैसे कि परहैप्स, मे बी, कैन बी, कुड बी, इट माइट बी, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब हो सकता है, ऐसा टाइप का। मतलब सर गेस। गेस, हाँ गेस, गेस वाला वर्ड। गेस मतलब
जो हम गेस करने के लिए मतलब गेस किए हैं इनके लिए हम यूज करते हैं, वो होता है हेजेस। हेड नहीं, हेजेस होता है, ठीक है, डी साइलेंट है यहाँ पर, हेजेस। ऊपर वाला एक बार बोलिए। हाँ, ऊपर वाला कीजिए। प्रिजुडिस। प्रिजुडिस मतलब सिंपली ये है कि मतलब हाँ। मान ऐसी चीजें मानना जो कि लॉजिकली सही नहीं है, या फिर आपको एज्यूम पता ही नहीं एज्यूम है लॉजिकली, आपको लॉजिकली पता ही नहीं है, ठीक है, फिर भी आप मानते हो। एज्यूम। एज्यूम नहीं, एज्यूम एज्यूम गलत चीज़ है, मतलब एज्यूम अलग चीज़ है, एज्यूम आ जाएगा हेजेस में, एज्यूम आ जाएगा हेजेस में, ओके। ठीक है। प्रिजुडिस मतलब ऐसा चीज़ है जो आपको पता नहीं है फिर भी आप माने जा रहे हो, आपके सेल्फ बिलीफ के लिए हो सकता है वो, या फिर आप उस उन चीज़ों को मान के कंफर्टेबल हो चुके हो, ये हो सकता है। तो ये सारी चीज़ है, ठीक है, प्रिजुडिस। अंधविश्वास जिसको बोलते हैं ना, अंधविश्वास। फिर आता है कोहेशन। कोहेशन मतलब द टाइज एंड कनेक्शन दैट एग्जिस्ट विद इन अ टेक्स्ट। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो एक टेक्स्ट को मतलब एक पूरा सेंटेंस को ऐड करता है, जैसे कि एंड, बट, कैन, इट, ये सब चीज़ें, जिसको बोलते हैं कोहेशन। कोहेशन मतलब ऐसे है कि वो कलेक्टिवली रहना, आपस में मिलजुल के रहना, ये सब इनको मतलब कोहेशन बोलता है, अगर इंग्लिश से अगर सीधा आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो। लेकिन यहाँ पर कोहेशन मतलब जो टाई मतलब या फिर जो जॉइंट कराता है दोनों में, उनको बोलते हैं कोहेशन। Coherence, the quality of being logical, consistent and forming an unified whole। मतलब लॉजिकल रहना, आपस मतलब आप अपने आप में लॉजिकल रहना, लॉजिकल बातें करना, और फॉर्मिंग अ यूनिफाइड होल मतलब एज ए होल आपको मतलब सारी चीज़ें पता होना चाहिए, तो उनको बोलते हैं कोहेरेंस। स्पीच इवेंट। स्पीच इवेंट मतलब वही पार्टिसिपेट के थ्रू लैंग्वेज के द्वारा इंटरेक्ट करना, कन्वेंशनल वे में उसको कुछ सिखाना, कुछ बोलना, कुछ उनसे भी कुछ जानना, ये सब होता है, स्पीच इवेंट बोलते हैं इनको। कोहेरेंस और एग्जांपल सर। कोहेरेंस मतलब लॉजिकल बातें करना बोलते हैं ना, जिसको लॉजिक के थ्रू आप किसी को क्वेश्चन किया तो उन्होंने वो चीज़ें प्रॉपर लॉजिक में आपको समझा दिया, प्रॉपर लॉजिक में, प्रॉपर साइटेशन के थ्रू या फिर प्रॉपर रेफरेंस दे के आपको समझा दिया कि यहाँ पर इस बुक पे ये लिखा है, इसका कारण ये है, तो इसको बोलते हैं कोहेरेंस, लॉजिक यूज करना। समझ में आया? यस सर। ओके। नाउ डिस्कोर्स एनालिसिस, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन टेक्स्ट एंड कन्वर्सेशन। ये एक डिस्कोर्स एनालिसिस स्टडी है, या फिर एक डिसिप्लिन, सब डिसिप्लिन बोल सकते हो इसको, जो क्या करता है, टेक्स्ट में जो लैंग्वेज होता है एंड उनके मतलब दो पर्सन के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है उनको एनालाइज करता है। डिस्कोर्स एनालिसिस, ठीक है, मतलब जो वो जो सर दो बात। हाँ बोलो। छूट गया स्पीच इवेंट। थोड़ा जोरे बोलिए। तो ये स्पीच इवेंट ये छूट गया। आपकी बातें आ नहीं रहा है प्रॉपरली। हेलो सर। हाँ ये बोलिए। स्पीच इवेंट ये समझाने में छूट गया था। ओके, अब मैसेज पे चैट कर सकते हो, ठीक है, मैं देख लूँगा। सर वो स्पीच इवेंट बोल रही है फिर से समझाने के लिए। अच्छा, स्पीच इवेंट, स्पीच इवेंट मतलब ऐसा कुछ डायलॉग्स है, मतलब आपस में डायलॉग्स, डिबेट, कम्युनिकेशन है, जो क्या करता है, इंटरेक्ट करके मतलब पार्टिसिपेट के जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके कुछ नॉलेज या फिर कुछ आउटपुट निकल सके, या फिर उनको भी नॉलेज शेयर कर सके, तो उनको बोलते हैं स्पीच इवेंट। जैसे होता है ना, हमने पढ़ा था पैनल, पैनल डिस्कशन टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो वो एक स्पीच इवेंट है। 5 या 10 एक्सपर्ट को बुला के एक टॉपिक दे दिया कि जीडीपी का कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करना चाहिए एजुकेशन सेक्टर में, तो कुछ अपना अपना व्यू पॉइंट रखा, कुछ डेटा रखा है, इतना साल में ये हुआ था, अब उसको उस परसेंटेज को घटाया गया, फिर इतना साल में बढ़ाया गया था, फिर अभी ये हालत है, तो ये क्या हो गया, स्पीच इवेंट एक। ओके। फिर डिस्कोर्स एनालिसिस, दो व्यक्ति के बीच में या फिर जो कम्युनिकेशन हो रहा है उनमें कम्युनिकेशन किस टाइप का हो रहा है या फिर किस लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, वो क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है, उनका एनालिसिस को ही बोलते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस। क्लियर?
ना ये एक मैप टाइप का है जो कि लैंग्वेज के बारे में डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ये मैप पहले आता है फोनेटिक्स, फिर आता है फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक, प्रैग्मेटिक। ठीक है, फोनेटिक्स देखो, ये तो बोलते हैं पहले मॉर्फोलॉजी। ठीक है पूरा चीज़ को एज ए होल मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो देखो, इट इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड फॉर्म अ कोर पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टडी। मतलब ये एक होल स्ट्रक्चर है जो मैंने दिखाया ना, ये वाला, ये एक होल स्ट्रक्चर है वर्ड या फिर सेंटेंस फॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये फिर आता है, देखो, फोनेमिक मतलब फोनोलॉजिकल, मतलब वर्ड रिलेटेड जो भी होता है स्टडी होता है। अवेयरनेस इन विच लिसनर्स आर एबल टू हियर, मतलब ये एक अवेयरनेस क्रिएट करता है जिनमें क्या होता है, लिसनर जो सुन रहा है वो एक्टिवली उनको सुन सके, ऐसा एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है, मतलब करता है ये इन फोनेमिक में। फिर आता है सिंटैक्टिक, रिलेटिंग टू मीनिंग इन लैंग्वेज और लॉजिक, मतलब अवेयरनेस तो क्रिएट कर दिया, अब उनको समझने की बारी है। ठीक है, तो ये था सिंटैक्टिक। फिर आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब इज अ सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल, प्रोग्रेस दैट गवर्न्स द स्ट्रक्चर ऑफ सिंटैक्स, मतलब ये मतलब जो समझ रहा है वो, उनका कुछ बेसिक रूल्स वगैरह है ना, जैसे कि रूल्स मतलब इटसेल्फ इज अ, बोल सकते हो आप, वर्ड्स कि कोई एक लैंग्वेज में मैंने बताया था ना कि वो नॉन कम्युनिकेशन वाला, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, कि हमारे यहाँ पर जो ओके है वो जर्मनी में कुछ और है, तो ऐसे ही वर्ड्स भी है कुछ एक, जो बंगाली में कुछ ऐसा वर्ड है जिसका हिंदी में कुछ अलग ही मतलब निकलता है। तो ये होता है सिंटेक्स, मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स है एक लैंग्वेज में या फिर वो बातचीत में, जो गवर्न करता है पूरा सेंटेंस को। वो एक सेंटेंस के लिए या फिर एक पॉज के लिए, एक कोमा के लिए पूरा मीनिंग ही बदल सकता है। तो फिर आता है प्रैग्मेटिक, डीलिंग विथ डीलिंग विथ थिंग्स सेंसिबल एंड रियलिस्टिकली इन अ वे दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल rather देन थियोरिटिकल कंसिडरेशन, मतलब जो आप बोल रहे हो वो सामने वालों को समझने भी आना चाहिए, किस वे में, प्रैक्टिकली, ना कि थियोरिटिकली। ठीक है, मतलब वो उसको बेस से समझा दो, जो बातें बोल रहे हो आप उनको, बस ऐसा ना कि सुन के थोड़ा देर याद रख के भूल जाए, ऐसे समझा दो कि उनको प्रॉपरली अच्छे से समझ में आए। बोलने का मतलब यही है, मतलब प्रैक्टिकली बोलने का मतलब ये यही है। ठीक है, प्रैग्मेटिक। ओके, यहाँ तक ठीक है। ये देखो एक मतलब स्टेप्स है, पहले ये होता है एकदम बेसिक स्पीच ऑफ साउंड, फिर फेनोमे होता है, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस बनता है, सेंटेंस को समझना, ऐसा टाइप का। ठीक है, लास्ट में आता है प्रैग्मेटिक। ये क्वेश्चन एक बार आया था कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इनका, तो इनका है प्रैग्मेटिक्स। ठीक है, प्रैग्मेटिक्स इनका हाईएस्ट ऑर्डर है, और ये पूरा चीज़ को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ओके, देन ये एक अलग कॉन्सेप्ट है इनके साथ आ गया है, फ्लैक। फ्लैक मतलब क्रिटिसिज्म को, किसी मतलब किसी कम्युनिकेशन के बारे में या फिर किसी का नॉलेज या फिर किसी का इंफॉर्मेशन के बारे में क्रिटिसाइज करना, उसको बोलते हैं फ्लैक। ठीक है, FLA के फ्लैक उसको बोलते हैं। और ये एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, क्रिटिसिज्म मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर ICT या फिर इनमें कम्युनिकेशन में क्रिटिसिज्म मतलब नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझना उनको। ठीक है, मतलब क्रिटिसाइज करना नेगेटिव वे में। अगर ये मेंशन कर दिया कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, नेगेटिव क्रिटिसिज्म, तो फिर ठीक है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म मतलब तो फीडबैक वाला हो गया, उसको फीडबैक दे दो, वो समझ जाएगा कहाँ पर इंप्रूव करना है, तो ये हो गया पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म अगर बोल दिया तो वो हो गया नेगेटिव ही। ठीक है, नाउ द साइबरनेटिक्स। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है एक्सप्लोरिंग रेगुलेटरी सिस्टम, देयर स्ट्रक्चर, constraining and possibilities, the scientific study of control communicate in the animal and the machine। ये कब यूज़ होता है, जो स्टडीज़ होता है ना, साइंटिफिक स्टडीज़, उनमें क्या होता है, एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट करने की भी कोशिश किया जाता है थ्रू उनके बिहेवियर वगैरह। जैसे कि हमने पैवलोव का देखा, कोलर का देखा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने समझने की कोशिश किया कि वो सुल्तान बंदर क्या कर रहा है, तो उनका बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश किया। या फिर जो रैट है,
या फिर वो कुत्ता जो है पेवलोव का, उनका बिहेवियर पैटर्न में जो चेंज आ रहा है वो डिकोड करने की कोशिश किया साइंटिस्ट ने। तो क्या वो भी तो एक कम्युनिकेशन हो गया ना। तो इनको ही बोलते हैं साइबरनेटिक्स। ठीक है। ये क्लियर है ना साइबरनेटिक्स? सर रिपीट। देखो सर ये एक बोल बार रिपीट कीजिए। हाँ देखो ये बोल रहा है कि एनिमल एंड मशीन के बीच में कम्युनिकेट करना। एनिमल इन द सेंस यहाँ पर ये मत सोचो कि कुत्ता बिल्ली, ह्यूमन भी एनिमल्स ही है ना। तो ह्यूमंस और मशीन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है तो उसको बोलते हैं साइबरनेटिक्स। बहुत अच्छा एग्जांपल है कि इलॉन मस्क का एक कंपनी है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो वो क्या करता है, वो अभी एक टेस्ट मतलब पायलट फेज में है। वो एक बंदर के दिमाग में एक चिपसेट इम्प्लांट किया है। उनसे क्या होता है, बंदर वीडियो गेम खेल सकता है सोच के ही। मतलब जैसे हम कोई एक सुपर मारियो खेलते थे या फिर स्नेक, नोकिया का स्नेक वाला गेम खेलते थे, तो उनमें क्या करता था, दबाना पड़ता था बटन्स कि स्नेक को नीचे जाने के लिए नीचे वाला बटन, दाहिने जाने के लिए राइट वाला बटन। लेकिन अगर मान लो कि ऐसा कुछ है कि आप सोच रहे हो कि अब सांप को लेफ्ट मुड़ना चाहिए तो वो लेफ्ट मुड़ जाएगा, बिना कुछ प्रॉपर मतलब फिजिकल कमांड दिए बिना ही। वो अगर हो सके, पॉसिबल है, तो वो क्या होगा, वो साइबरनेटिक्स बोलेगा उसको। वो इलॉन मस्क का एक कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो उन्होंने किया था, वो वीडियो बंदर को वीडियो गेम खेलना सिखा रहा था और वो खेल भी रहा था बिना कुछ बटन प्रेस किए। वो सोच सोच के, स्क्रीन भी था सब कुछ था लेकिन सोच के, कोई फिजिकल कमांड नहीं दे रहा था वो। तो ये क्या हो रहा है, एनिमल मतलब बंदर और मशीन के बीच में एक कम्युनिकेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं साइबरनेटिक्स। या फिर जो कोई भी मशीन मतलब यहाँ पर कोई गैजेट ही नहीं है, मशीन मतलब कुछ साइंटिफिक कुछ अप्रोच भी हो सकता है इनमें। जैसे कि मैंने बताया ना वो कोलर वाला या फिर पैवलॉव वाला। तो ये हो गया दोनों के बीच में, दो चीज़ के बीच में जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो उनको बोलते हैं साइबरनेटिक्स। तो वो एनिमल मशीन हो सकता है, एनिमल और कुछ गैजेट हो सकता है। ओके। कुछ बिहेवियर पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए ये सब चीज़ें होता है। ओके, ये ट्राई करो। डी। ओके, और कोई? और कोई? ओके, देखते हैं। इसका बी है। ओके, बी। समझाने की ज़रूरत है इसको? यस। बी होगा, नॉर्मल मैसेज। हाँ, ये देखो, लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर इज वन, मतलब लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर के बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा है इनमें से चार ऑप्शन? मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अनस्पोकन। ठीक है, ये हो सकता है। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अनस्पोकन। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन अ वर्बल मैसेज। ठीक है, ये रखते हैं साइड में, क्यों बताते हैं। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अपरेंट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉन एग्जिस्टेंट। सारी ही चीज़ें मतलब नेगेटिव नेगेटिव टाइप का ही है। ठीक है, ये भी लेकिन ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल्स बता रहा है। देखो, ये वर्बल वाला, वर्बल का रोल बहुत कम रहता है, मैंने बोला था ना वो पाई चार्ट दिखा के, 37% या 38% था। और नॉन वर्बल का ओके। नाउ ये वाला फ्लैग। फ्लैग। यस, नेगेटिव क्रिटिसिज्म मैंने बोला, क्रिटिसिज्म।
चलो ऑप्शन डी। डी फ्रैगमेंट। ओके। ओके। सर ऑप्शन ए होगा। ये सिंटैक्टिक। देखो कैसे? ये तो रिलेटिंग टू द, सॉरी ये वाला सिंटैक्टिक, सिंटैक्स ये वाला। इट इज़ द सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ग्रामर एक रूल्स वगैरह सेट करता है ना लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने में। यस। यस। हाँ। सर ऑप्शन बी। ओके। ओके। स्टैटिक है इसका। एनालॉग मास, एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंस क्या है पता है? डिजिटल मतलब जो डिजिट में दिखाता है, ठीक है, डिजिट। जैसे डिजिटल मीटर होता है ना, वो 67, 69, 71 ऐसा दिखाता है। लेकिन एनालॉग में क्या होता है, एक कांटा होता है क्योंकि वो। सर बोला है तो एनालॉग। हाँ, इन एनालॉग मास कम्युनिकेशन बोला मैंने, ठीक है। स्टोरीज आर, स्टोरीज मतलब स्टेटमेंट यहाँ पर, ठीक है। तो देखो डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल में डिजिट्स रहता है। मतलब एक बेसिक कंसेप्ट है डिजिटल और एनालॉग के बीच में। डिजिटल में डिजिट्स रहता है कि जैसे कि ये देखो यहाँ पर एक टाइम दिखा रहा है ना 9:55, तो ये क्या डिजिटल हो गया। अब एनालॉग में क्या होता है, एक सुई और कांटा था और वो घूमता, डिजिटल क्लॉक में जैसा होता है। तो ये क्या हो गया, एनालॉग मास कम्युनिकेशन ऑब्वियसली स्टैटिक होता है, क्योंकि देखो जैसे ये फिर यहाँ पर एग्जांपल देखो, आप यहाँ पर प्रिसाइसली नाप नहीं सकते इनको, कि मतलब दो कांटे ऐसे हैं मान लो थोड़ा सा टिल्टेड, तो आप 12 इसको बोलोगे 12 बज रहा है। लेकिन डिजिटल में क्या दिखा देगा, प्रॉपर डायनामिक वे में दिखा देगा, 12 बज के 1 मिनट 3 सेकेंड, है ना। यस। तो इसीलिए एनालॉग स्टैटिक होता है, डिजिटल होता है डायनामिक। सर आपने बोला तो अभी ये कांटा घूम रहा है मतलब तो सर डायनामिक हो रहा है। नहीं, उस तरीके से मत देखो, कंपेयर करो डिजिटल से। डिजिटल में क्या होता है, एक्चुअल डेटा दिखाता है, एकदम रियल टाइम एक्चुअल डेटा, है ना। आप इसको देख के बता नहीं सकते हो कि इसको मतलब एग्जैक्टली 12 बज के कितना मिनट कितना सेकंड हो गया। वो एक ऊपर ऊपर का नहीं रीडिंग देता है ठीक है अपने सर अभी हिसाब से। समझ गया समझ गया। ना कुछ क्लासरूम कम्युनिकेशन का मैक्सिम्स है, ठीक है। ये सिंपल है, जैसे टीचिंग का मैक्सिम था ना, सिंपल टू कम्प्लेक्स। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। फिर आता है पार्ट टू होल, होल टू पार्ट, ऐसा था ना टीचिंग का मैक्सिम्स, मतलब प्रिंसिपल्स। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन का भी कुछ प्रिंसिपल्स है, जैसे कि क्वांटिटी में देखो, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही बोलो, इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। ज़्यादा ही, जो मतलब बहुत ज़्यादा भी मत बोलो, कम भी मत बोलो, जो रिक्वायर्ड वही बोलो, ठीक है। ये होता है क्वांटिटी मैक्सिम। फिर आता है क्वालिटी मैक्सिम, सच बोलो, सेट अ ट्रूथ। रिलेशन मतलब बी रेलिवेंट, मतलब रेलिवेंट बातें बोलो, ना कि इधर उधर की बातें। मैनर मतलब कर्टसी वगैरह रखो, जो बोलते हैं ना कि पोलाइटनेस वगैरह, ये सब भी मेंटेन करके चलो। तो ये सब उतना तो देख के समझ में, मतलब बच्चों जैसा है ये सब पॉइंट। तो ये कब काम में आता है, जब मल्टीपल ऑप्शन दे देता है ना, तब काम में आता है। 7-8 ऑप्शन दे दिया, उनमें से चूज एनी 4 ऐसा टाइप का दे देता है, तो तब काम में आता है। टीचिंग मैक्सिम्स कौन कौन सा है, क्लासरूम टीचिंग मैक्सिम। नाम आता है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन।
अब आता है फिजिकल, पहला वाला है फिजिकल बैरियर, फिजिकल एनवायरनमेंट बैरियर। इनमें क्या आता है? नॉइस, क्लाइमेट, प्लेस, स्पेस, टाइम, फिर कौन सा मीडियम आप चूज कर रहे हो, ये हो गया फिजिकल एनवायरनमेंट बैरियर। और वो भी ट्रैफिक ऑन वगैरह वो सब भी आता है फिजिकल एनवायरनमेंट बैरियर। फिर इनका ही ये भी एक साइड में दिया हुआ है, बैरियर कॉज बाय रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडिया। मतलब आप, आपको शायद बोलना था फ़ोन पे, आप मतलब फ़ोन करके आपको कुछ किसी को बोलना था, आपने क्या किया, व्हाट्सएप कॉल किया। तो नेटवर्क मतलब इंटरनेट स्ट्रेंथ के कारण से वो शायद गया नहीं बात ठीक से, तो गया रॉन्ग चूज ऑफ मीडियम। रहता है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमेंटिक बैरियर का मतलब क्या है कि आप फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट होके आप एक नॉन स्पोर्ट्स बैकग्राउंड वाले से बात कर रहे हो ऐसे, वो भी टेक्निकल टर्म में। मान लो कि एक्लिमेटाइजेशन, एडाप्टेशन, रिकवरी, ये सब बातें बोल रहे हो तो उनको थोड़ी ना समझ में आएगा। उनको उनके लैंग्वेज में आसान तरीके से बात करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो क्या है, ये सिमेंटिक बैरियर है। ये जो हैवी जार्गॉन्स, हैवी वर्ड यूज़ होता है, जिनके कारण वो समझ नहीं पाता है, मतलब आपका दूसरा वाला जो बंदा है, आपके सामने वाले बंदा, वो समझ नहीं पाता है, उनको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। रहता है कल्चरल बैरियर। आप क्रॉस कल्चरल बैकग्राउंड से हो, मतलब कि मान लो कि आप, आपका कल्चर है वेस्ट बंगाल में फ़िश वगैरह खाना, तो आप नॉर्थ ईस्ट वगैरह में उतना फिश आप देख नहीं पाओगे, नॉर्थ ईस्ट, मिडिल मिडिल इंडिया में या फिर नॉर्थ इंडिया में उतना फिश वगैरह देख नहीं पाओगे। तो क्या हो गया, कल्चरल बैरियर हो गया। तो इनमें इनके कारण में भी कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर डायरेक्ट आप लैंग्वेज से भी एसोसिएट कर सकते हो इनको। जैसे कि जो साउथ इंडियन होता है ना, उनका हिंदी एक्सेंट या फिर इंग्लिश एक्सेंट देखना अलग होता है। तो ये भी एक कल्चरल बैरियर होता है। देखो, कॉज्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, मतलब चेंज ऑफ कल्चर बोल सकते हैं इसको। कल्चर चेंज होने के कारण से कुछ बैरियर्स आ सकता है। फिर साइकोलॉजिकल बैरियर, मतलब आपका मूड स्विंग हो रहा है, अभी बात करने का मन नहीं है, आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, मतलब एटीट्यूड के कारण, तो ये सब होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। फिर आता है बैरियर्स कॉज्ड बाय वेरिंग परसेप्शन ऑफ रियलिटी, मतलब आप कुछ और समझ लिए, मतलब मैं, मेरा बोलने का कुछ और मतलब था, आप कुछ और समझ लिए, तो आप उस हिसाब से रिएक्ट भी कर दोगे। वो हो गया वेरिंग परसेप्शन ऑफ रियलिटी, ठीक है। नाउ द हॉर्न इफेक्ट। एक था हेलो इफेक्ट, है ना, अब है हॉर्न इफेक्ट। क्लोजली रिलेटेड टू द हेलो इफेक्ट, बट यहाँ पर क्या होता है, फॉर्म ए कॉग्निटिव बायस दैट causes one perception on another to be unduly influenced by a single negative trait। मतलब ये आप किसी, मतलब मान लो कि आप किसी टेस्ट या एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, मतलब एग्ज़ाम ले रहे हो बच्चों का, तो कोई एक बच्चा किसी एक कारण से उन उन दिन मतलब उसका टेस्ट अच्छा नहीं गया, ठीक है? उनका मान लो कि 0 मार्क्स है 100 में से, तो आपने क्या एज्यूम कर लिया, ये लड़का पढ़ता ही नहीं है, बहुत ख़राब लड़का है। जबकि वो हो सकता है कि उस दिन उसका टेस्ट खराब गया हो किसी मतलब मेंटल प्रेशर के कारण, या फिर किसी कारण के वजह तो वो प्रिपरेशन नहीं कर पाया प्रॉपरली। लेकिन आपने क्या किया, एज मतलब पक्का एज्यूम ही कर लिया कि वो लड़का अच्छा नहीं है या फिर पढ़ता नहीं है। इसको बोलते हैं हॉर्न इफेक्ट, ठीक है। मतलब किसी एक सिंगल इवेंट के ऊपर एक पूरा इंडिविजुअल को पूरा इंडिविजुअल को जज कर देना, ये होता है हॉर्न इफेक्ट। ना ये वाला एमसीक्यू बट सर ऑप्शन डी। ओके। ओके, और कोई? तो ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि बोल रहा है एक पदवी। linear हाँ, A लीनियर हो, क्योंकि बोल रहा है ये इफेक्टिव मतलब कोई एक प्रेजेंटेशन बनाया कोई एक टीचर ने, तो वो क्या किया,
वो मतलब ऐसे ही प्रेजेंटेशन बनाया कि उनका कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट कैसे सीखे ना सीखे, उनका कुछ इफेक्ट आउटकम आए कि नहीं। तो ये क्या हो गया, लीनियर मॉडल हो गया वरना मतलब लेक्चर टाइप का, वन वे जाता है। इंटरेक्टिव मतलब इंटरेक्ट कर रहा है आपस में स्टूडेंट टीचर। ये वाला करो। तो ये वाला थोड़ा समझा दीजिए, लीनियर क्यों हुआ? देखो ये बोल रहा है कि बाकी तीन ऑप्शन भी समझ दीजिए। क्या, ये वाला समझाना है ना। देखो ये बोल रहा है कि कोई मतलब टीचर उसका चारों ऑप्शन समझा दीजिए। हाँ बताता हूँ मैं। देखो ये बोल रहा है कि यूनिवर्सिटी टीचर कोई एक प्रेजेंटेशन बनाया इन हिज और हर क्लास, मतलब उसका क्लास में, बगैर केयर किए कि स्टूडेंट का आउटकम इफेक्ट कैसा होगा, मतलब स्टूडेंट समझा कि नहीं समझा, ये बिना परवाह किए ही वो उसका डिज़ाइन ही ऐसा किया क्लास का या फिर जो प्रेजेंटेशन है उसका। तो ये क्या, तो कौन सा मॉडल है ये, लीनियर मॉडल क्या है, लीनियर मॉडल है ये टीचर से ये स्टूडेंट तक ये जा रहा है, वापस आने का रास्ता नहीं है, कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है, कोई रेस्पॉन्स ले रहा है फीडबैक, स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहा है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जैसे मास कम्युनिकेशन में होता है ना, या फिर लेक्चर मेथड में जो होता है, टीचर बोले जाता है स्टूडेंट सुने जाता है, स्टूडेंट्स क्या समझा, कुछ क्वेश्चंस वगैरह डाउट वगैरह वो सॉल्व नहीं हो पाता है इसमें। तो ये हो गया लीनियर कम्युनिकेशन। तो ये क्या बोल रहा है देखो, विदाउट केयरिंग फॉर इट्स इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट, मतलब ये तो वन वे हो गया ना, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस वन वे हो गया, तो इसीलिए लीनियर है। ऑथोरिटेरियन मतलब, देखो ऑथोरिटेरियन भी हो सकता है, ऑथोरिटेरियन मतलब टीचर जो बोलेगा स्टूडेंट को वही करना पड़ेगा, लेकिन इनमें ज़्यादा परफेक्ट यही बैठता है लीनियर वाला। फिर ट्रांजैक्शनल मतलब सेम टाइम में इनका बीच में मैसेज आना जाना हो रहा है, जैसे कि अभी हमारे बीच में हो रहा है ना, सेम टाइम पे, ट्रांजैक्शनल मॉडल। फिर आता है इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव मतलब ये बोलेगा फिर ये बोलेगा, ये बोलेगा फिर ये बोलेगा, सेम टाइम पे नहीं होता, मतलब दोनों के बीच में बातचीत तो होता है लेकिन सेम टाइम पे नहीं होता, रियल टाइम पे। ठीक है, समझ आया क्यों लीनियर होगा ये। हाँ सर। हाँ। अब नेक्स्ट वाला करो। सर एनालॉजीज मीन? Sensory. लेजमेंट सिमिलरिटी, सिमिलरिटी फाइंड करना किसी दो तीन चार के बीच में। ए। ऑप्शन ए। ओके, और कोई। सर है ही नहीं। यही होगा इसको, ठीक है, समझाने की जरूरत है इसको। नो। ओके, now ये वाला। सर ये हैप्टिक्स एর মানেটা বলুন। हेप्टिक्स मतलब, अब माने बोलने से मतलब वो हो जाएगा, ठीक है मैं बता देता हूँ। हेप्टिक्स मतलब है टच, टच सेंसिटिविटी को हेप्टिक्स बोलते हैं। तो ये हो जाएगा टैक्टाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। हेप्टिक्स मतलब टच। सर बुझिए दिन एकटू। हाँ, हेप्टिक्स मतलब है जो टच, टच सेंसिटिविटी से जो हम कम्युनिकेट करते हैं, किसी को टच करके, किसी को मार के पीठ में, होता है ना, वो भी तो एक कम्युनिकेशन है। तो उसको बोलते हैं टैक्टाइल कम्युनिकेशन, मतलब टच के थ्रू जो होता है, टैक्टाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। टाइमली कम्युनिकेशन मतलब कोई सर कैलेंडर वगैरह डिनोट करके अगर मैं उसको तो समझाने की कोशिश करूँ, कुछ कम्युनिकेट कोशिश करने की कोशिश करूँ, तो होता है टाइमली कम्युनिकेशन। होता है स्पेशल मतलब स्पेस यूज़ करके,
स्पेस प्रॉक्सिमिटी एक था ना, प्रॉक्सिमिटी, तो उसको बोलते हैं स्पेशल कम्युनिकेशन। स्पेशल नहीं है, एक मतलब विशेष नहीं है, स्पेशल, SPATIAL, ये मतलब होता है कि, समझ में आया ना, स्पेशल। और एक है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड मतलब कि अनऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ समझाना, उसको स्टैगर्ड बोलते हैं, मतलब बिछड़ा हुआ कुछ चीज़ें, इनको स्टैगर्ड बोलते हैं। तो ये ऑप्शन फालतू है स्टैगर्ड वाला, लेकिन टाइमली, स्पेशल और टैक्टाइल ये था ऑप्शन में, तो इनमें टैक्टाइल होगा। जैसे कि ये ऐसा मान सकते हो कि ऑडिटरी मतलब क्या होता है, ऑडिटरी मतलब सुनना होता है ना, ऑडिट करना सुनना होता है। फिर लिसनिंग विजुअल, लिसनिंग हाँ तो विजुअल मतलब क्या होता है, देखना होता है, मतलब देखना रिलेटेड चीज़ों को विजुअल बोलता है। ऑल्फैक्टरी मतलब क्या होता है, जो स्मेल करने वाली चीज़ रिलेटेड चीज़ है उनको ऑल्फैक्टरी बोलते हैं। ऐसा है, हेप्टिक्स रिलेटेड चीज़ों को टैक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, ओके। यस सर। अब कल पढ़ेंगे, ठीक है, अब कम्युनिकेशन का बाकी पार्ट। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। कम्युनिकेशन बहुत बड़ा पेपर है। बड़ा